आपको तब तक अपने काम पर काम करना पड़ेगा जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। देखिए आज है 19 जून और आज की वीडियो में 19 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए आज की वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हम पूछाएंगे इनका जवाब जरूर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे और जो लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो के, देखिए इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस जिसको इंटरनेशनल पिकनिक डे कहते हैं हम, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस को हम मनाते हैं 18 जून को हर साल। ये तिथि याद रखिएगा, 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाते हैं हम। देखिए पिकनिक शब्द जो है ये इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ पर हुई थी मैं आपको बताऊंगा अभी, तो सुनते रहिए। देखिए जो आपका पिकनिक शब्द है इसकी उत्पत्ति संभवतः फ्रांसीसी भाषा से हुई थी। कहाँ से? फ्रांसीसी भाषा से। और पहले ये शब्द क्या था? पिकनिक, दोनों अलग अलग शब्द थे, ठीक है। तो पिकनिक से जो है ये पिकनिक बन गया और ऐसा माना जाता है कि 1800 से 1800 के दशक के मध्य में फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस प्रकार का अनौपचारिक आउटडोर भोजन फ्रांस में एक लोकप्रिय शगल बन गया, जब देश के शाही पार्कों में फिर से बाहर निकलना संभव हो पाया। देखिए पिकनिक में होता क्या है, लोग थोड़ा सा कुछ खाने वानी वाली चीज़ें पैक करते हैं, कहीं पार्क में या फिर कहीं जंगल में आराम से जो है चादर बिछा के बैठते हैं, सब लोग साथ में भोजन करते हैं, तो ये आपका हो गया पिकनिक, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते थे इसको जान लें कि पिकनिक का असली मतलब क्या हुआ। देखिए हालांकि भले ही ये फ्रांस में शुरू हुआ था पिकनिक वाला प्रथा, लेकिन ये एक प्यारी गतिविधि बन गई जो पूरी दुनिया में फैल गई और अब तो हर जगह लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में अग्निपथ योजना के व्यापक विरोध के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि जो आपका सीएपीएफ है और असम राइफल्स है इसमें अग्निवीरों के लिए कितने परसेंट आरक्षण की घोषणा की है। तो देखिए अगर आप जो है अग्निपथ योजना के तहत अगर आप इंडियन फोर्सेस में जाते हैं, जॉब करते हैं, 4 साल बाद जब रिटायर होते हैं, तो सवाल ये था कि 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे। तो देखिए सरकार ने कहा है कि जो अब जो है जो सीएपीएफ की भर्तियां होंगी या फिर असम राइफल्स में भर्ती होगी, उनमें 10% सीटें जो है हम अग्निवीरों के लिए आरक्षित करेंगे। यानी कि अगर 10,000 भर्ती आती है, ठीक है, किसमें? असम राइफल्स में या फिर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में, तो उसमें जो है 100 मतलब 1000 सीटों में से जो है 100 सीटें आरक्षित होंगी अग्निवीरों के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया था, जिनकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में है। और देखिए विशेष रूप से भर्ती के प्रारंभिक वर्ग को अधिकतम आयु सीमा पर 5 साल का विस्तार दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई लड़का जो है ओवर एज हो गया, यानी कि उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो गई है, तो अब 5 साल का छूट भी मिल रहा है, यानी कि 26 साल तक के बच्चे जो है ये अग्निपथ योजना के जरिए आर्मी में 4 साल के लिए भर्ती हो सकते हैं। तो इस योजना के बारे में आपको कुछ ना कुछ अपडेट डेली दे रहा हूँ। आप पुराने वीडियो देख के यानी कि कल का, परसों का और नर्सों का वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा। तो याद रखना है कि अग्निपथ योजना के व्यापक विरोध के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा हाल ही में की है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका महाराष्ट्र का जो एक तरीके से कहा जाए राजभवन है जो कि मुंबई में स्थित है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की उपस्थिति में जो मुंबई में स्थित राजभवन है वहाँ पर एक जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। देखिए जो ये गैलरी बनाई गई है क्रांतिकारियों की गैलरी, गैलरी मतलब हो गया वहाँ पे फोटोज वगैरह लगेंगी, तो उस गैलरी में स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों, आंदोलन में उनकी भूमिका, मूर्तियाँ, दुर्लभ तस्वीरें और भित्ति चित्र और स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किए गए आदिवासी क्रांतिकारियों पर विवरण शामिल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया। तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा पौधा है ये खोजा गया है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के तट पर उथले पानी में। और आपको बता दूं जो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर उथले पानी में दुनिया का जो सबसे बड़ा जीवित पौधा खोजा गया है
ये विशाल समुद्री घास जो है ये एक समुद्री फूल वाला पौधा है जिसे पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया नाम दिया गया है। ठीक है, तो पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया नाम दिया गया इसको, और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देखिए आपको बता दूं सार्क बे में 112 मील यानी कि 180 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ये फैला हुआ है, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित जंगल क्षेत्र है। और अगला प्रश्न है कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए सोमालिया जो कि एक तरीके से कहा जाए बहुत ही दुर्दशा वाला देश है, वहाँ पे भूखमरी बहुत ज़्यादा है। तो सोमालिया के लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं हमजा आब्दी बर्रे। तो हमजा आब्दी बर्रे बने हैं सोमालिया के नए प्रधानमंत्री, और इन्होंने इस पद पर मोहम्मद हुसैन और रोबले का स्थान लिया है। देखिए जो सोमालिया है यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन शेख मोहम्मद, और इन्होंने ही हाल ही में हमजा आब्दी बर्रे की नियुक्ति की थी नए प्रधानमंत्री के रूप में। और सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु, इसको याद रखिएगा। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, और मुद्रा यहाँ की है सोमाली सीलिंग, और राष्ट्रपति का नाम मैंने बता ही दिया है हसन शेख मोहम्मद, और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, हमजा आब्दी बर्रे। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में महाराष्ट्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए लिंक्ड इन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने हाथ मिलाया है, जिसके तहत लिंक्ड इन कितने लाख डॉलर का निवेश करेगी। तो देखिए जो महाराष्ट्र में महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो ये समझौता हुआ है लिंक्ड इन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के बीच में, तो इसके तहत जो है टोटल 5 लाख डॉलर का जो है निवेश करने की घोषणा की गई है लिंक्ड इन के द्वारा। और देखिए ये साझेदारी जो है ये महिला सशक्तिकरण सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी, और ये यूएन वुमन और लिंक्ड इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टाइज के जरिए सहयोग को साथ मिलाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बुलाया गया। और देखिए जो आपका लिंक्ड इन कॉरपोरेशन है ये आपका जो है इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं रयान रोसलांस्की, और इसकी स्थापना 5 मई 2003 को हुई थी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया। तो देखिए जो मुंबई एयरपोर्ट है यानी कि मुंबई हवाई अड्डा है, वहाँ पर अभी हाल ही में वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसके जरिए बिजली उत्पन्न की जाएगी, और इसी के साथ मुंबई अपने हवाई अड्डे पर अपनी तरह की अनूठी हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। और देखिए इस हाइब्रिड प्रोजेक्ट को विंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। आठवां प्रश्न की हाल ही में केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ ने अपने तीसरे पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक के बाहर निकलने के फैसले के बाद खुद को कौन सा नया नाम दिया है। तो देखिए केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ ने अभी हाल ही में अपने तीसरे पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक के बाहर निकलने के फैसले के बाद खुद को नया नाम केनरा एचएसबीसी लाइफ दिया है। और आपको बता दूं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है इसके एकीकरण के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने कंपनी में हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। वर्तमान में क्या है कि केनरा बैंक की बीमा शाखा में 51% हिस्सेदारी है, एचएसबीसी की 26% है, और पंजाब नेशनल बैंक की 23% हिस्सेदारी है। और अब चूंकि इसमें से पंजाब नेशनल बैंक बाहर निकल गया है, इसके बाद अब क्या होगा, जो मौजूदा शेयर धारक होंगे इनके द्वारा इस हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 23% हिस्सेदारी है इसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर ई जनादेश के लिए प्रति लेन देन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो देखिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर ई जनादेश के लिए प्रति लेन देन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। इसका मतलब ये है कि प्रति लेन देन 15,000 रुपये के भुगतान के लिए अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। और 10वां प्रश्न है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को हम 18 जून को मनाते हैं। देखिए गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला कहा जाता है। ये किसी विशेष क्षेत्र में खाना पकाने की शैली का भी उल्लेख कर सकता है।
और आपको बता दूँ संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसने 21 दिसंबर 2016 को A/RES/71/246 प्रस्ताव को अपनाने के बाद 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब जितने प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे सबका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी, बताइए। देखिए बहुत सारे बच्चे 4G फ़ोन लेने के चक्कर में है, 4G फ़ोन मत लीजिए क्योंकि अगले साल मार्च में जो है आपका 5G सेवा शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। और तीसरा कि संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तिथि को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है, बताइए। और अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नाम बताइए इनका। और पांचवा कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो देखिए पहला था कल का क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस किस दिन मनाया गया, तो ये 16 जून को मनाया गया था। और देखिए जो आपका चीन है, चीन की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। और तीसरा था कि भारत की जो पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो देखिए इसको हैदराबाद में स्थापित किया गया है। चौथा था कि फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज जो है ये अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने परसेंट हिस्सेदारी हासिल करेगी, तो ये 25% हिस्सेदारी हासिल करेगी। इसको मैंने परसों के वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था, तो परसों का वीडियो देख के जरूर रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए पांचवा था कि हाल ही में किस देश में अनिवार्य मृत्युदंड की सज़ा समाप्त कर दिया गया, तो देखिए मलेशिया में जो अनिवार्य मृत्युदंड की सज़ा थी जो कि छोटे मोटे अपराध के लिए भी दी जाती थी, तो इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग डेली करेंट अफेयर, मंथली करेंट अफेयर और ईयरली करेंट अफेयर का वीडियो देख के जरूर रिवाइज करते रहिए, इससे आपको एग्ज़ाम के समय में आसानी रहेगी, वर्कलोड ज़्यादा नहीं बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है, जो रिवीजन करते हैं वो जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसका रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।